तो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मली जो नंबर होते हैं वो थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हर एक अभ्यर्थी को तैयार रहना चाहिए और ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एक प्रैक्टिस है। एक प्रॉपर उसका फ़ॉर्मूला होता है, जो हम बाद में बताते भी हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप बेफ़िक्र रहें कि सभी को एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलेगी, उसके आधार पर ही इसके परिणाम घोषित किए जाएँगे। सर, सीईटी परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनके चयन पर दूसरे दिए गए। क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कोई आंकड़ा है जिसमें होम डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को दिए गए हैं, कोई आंकड़ा है? तो उनके आरोप गलत नहीं है अभ्यर्थियों के कि उनको सेंटर दूर मिला। ऐसे कई जगह हैं जैसे सांचौर है, जालौर है, बांसवाड़ा जहाँ पर कि हमने सेंटर नहीं रखे थे और ऐसे अभ्यर्थियों को काफ़ी दूर सफ़र करना पड़ा। लेकिन हमारे स्टाफ का एक प्रयास था, हमारा एक प्रयास था कि जितना हो सके सभी को गृह जिला मिला जाए, ख़ास करके जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांगजन उनको बोलते हैं अपन, या जो हमारी महिलाएँ हैं, प्रयास रहा। मगर उसके बावजूद भी चूँकि हमने इस बार कोशिश की थी कि जो सेंटर्स हम लें वो सब अच्छे हों और कोई भी सेंटर सी और डी कैटेगरी का ना हो, हमने ए और बी कैटेगरी का निर्धारित किया था। उसकी वजह से हर एक सिटी में थोड़े सेंटर कम थे और इसलिए फिर जहाँ पर सेंटर ज़्यादा थे वहाँ पर लोगों को जाना पड़ा। इससे काफ़ी तकलीफ़ है, उसका मुझे खेद भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको परीक्षार्थी दिल में नहीं बैठाएँगे अपने। अगली बार हम प्रयास करेंगे, अगली परीक्षा के अंदर जो 12वीं सीईटी 12th की है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनका गृह जिला मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। हम अगली परीक्षा को वैसे भी 6 पारियों में करा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वैसे भी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। और जहाँ तक बसों का सवाल है, हमने परिवहन विभाग से इसके लिए मतलब आरएसटीसी-डीसी को हमने रिक्वेस्ट किया था, रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, मगर उनके पास भी शायद बसों की कमी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। पर मैं अभी भी मिलकर आ रहा हूँ आरएसटीसी के चेयरमैन साहब से और मुझे उम्मीद है कि अगली परीक्षाओं के अंदर ये तकलीफ थोड़ी कम होगी। सर, सीईटी परीक्षा के दौरान एक किसी अभ्यर्थी के जनेऊ उतारने का मामला सामने आया था, उस पर आपने प्रतिक्रिया भी दी है? तो एक किसी स्कूल के अंदर ऐसा प्रकरण हुआ था कि वहाँ पर किसी अभ्यर्थी को जनेऊ पहन रखा था, उसको किसी पुलिस वाले ने उतार दिया था, उतरवा दिया था। उसके बाद वो प्रिंसिपल मैडम ने भी बोला था कि ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे प्रकरण अक्सर हो जाते हैं, जबकि हम इसके बहुत अच्छे क्लियर कट नियम बनाते हैं और अ, कई बार जो इन्विजिलेटर्स होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनकी भावना गलत नहीं होती। मैं नहीं समझता किसी की भावना गलत थी, किसी के खिलाफ थी या किसी का ऐसा इच्छा थी कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाया जाए। उन्होंने चूँकि उस लिखा हुआ है ड्रेस कोड के अंदर कि जो ताबीज़ या कंडे इनको भी निकाला जाएगा, मंगलसूत्र इनको तो वो लिखा हुआ है उसके अंदर। उनकी गलती नहीं है, किसी भी कर्मचारी की गलती नहीं है। लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जभी भी हम ये लिखते हैं उसके अंदर मेरे को लगता है ख़ास जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप एक मेटल डिटेक्टर से जाँच करते हो, उसमें मेटल डिटेक्टर के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो तभी नहीं आएगी जब उसके किसी भी अभ्यर्थी के शरीर पर कोई भी मेटल का पीस नहीं होगा। आम तौर पर ताबीज़, गंडे में, मंगलसूत्र में, इन सब में कुछ ना कुछ मेटल होता है जिसकी वजह से फिर वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं करता है। करता तो पता नहीं पड़ता है कि उसका आवाज़ उस मंगलसूत्र की है या ताबीज़ की है या किसी और चीज़ की है या वो उसने कोई ब्लूटूथ डिवाइस छुपा रखी उसकी है। इसी वजह से ये लॉजिक लगाकर ये ड्रेस कोड दिया गया है। जहाँ तक एक इसको बोलते हैं, क्या बता रहे थे आप? जनेऊ का सवाल है। तो जनेऊ के अंदर तो सूत के धागे का बना होता है और उसमें कोई मेटल नहीं होता है। यदि मेटल है तो बिल्कुल जाँच करना पड़ेगा, उतरवाना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसको उस पुलिस वाले की या उस स्कूल प्रिंसिपल की दुर्भावना से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया, अपने हिसाब से जो उनको लगा नियम उन्होंने उचित किया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है मिसइंटरप्रिटेशन की वजह से और जिसको यदि किसी की धार्मिक भावना को ठेस लगा हो तो वो भी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उनका मकसद नहीं था। और इसको जनेऊ को मंगलसूत्र से कंपेयर करना भी उचित नहीं, क्योंकि मंगलसूत्र आमतौर पर किसी मेटल का बना होता है और उसको जाँच करने के लिए उतारना ही पड़ता है। तो मैं आप सभी से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी अभ्यर्थियों को कि वो पूरा कोऑपरेट करें और इन चीज़ों को अपने दिल में ना ले जाएँ। ज जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको भी एयरपोर्ट में जब पूरा जाँच की जाती है तो आपको सारे मेटल की चीज़ें हटानी पड़ती हैं। चाहे वो आपके धर्म से जुड़ी हों, चाहे ना जुड़ी हों। तो इसको अपन अन्यथा ले लें और आमतौर पे और मैंने उसके बाद जाँच भी किया तो मुझे पता लगा है कि आप अपने जनेऊ को उतार सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, मंदिर में या पूजा की जगह पर, और बाद में आके पहन सकते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको जनेऊ पहनकर एग्ज़ाम देना हो।
लेकिन इन सब बातों का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करा सकें और ये बिना कोऑपरेशन के सभी अभ्यर्थियों के संभव नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप इन चीज़ों को अपने दिल में ना ले जाएँ और फ़ोकस करें अपने एग्ज़ाम के अंदर और एग्ज़ाम देने में। तो सीईटी परीक्षा संपन्न हुई, इसमें क्या किसी प्रकार से इल्लीगल रूप से किसी अभ्यर्थी को फंसाया गया है या कोई शिकायत? अ, इस परीक्षा जो 27-28 तारीख को हुई थी, उसमें हमारे पास अभी कोई सूचना ऐसी नहीं है कि जहाँ पर किसी अभ्यर्थी को कुछ चीटिंग करते, गलत काम करते पकड़ा गया हो। ये मुझे बहुत ही खुशी की बात है बल्कि ये कि ये बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस परीक्षा के दौरान कुछ बच्चों को एक्सीडेंट हुआ, उनकी जानें गईं, उसका हमें बहुत खेद है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को कि जब भी कभी आप सेंटर जाएँ, चाहे आप अपने सिटी में जा रहे हों, चाहे आप कहीं दूर जा रहे हों, यदि आप टू व्हीलर पर हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि आप किसी गाड़ी में जा रहे हों, बस में जा रहे हों या जहाँ खुद आपके पास कंट्रोल है ड्राइवर का, गाड़ी का, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक चलाएँ और सबसे अच्छा ये होता है कि आप टाइम से निकल जाएँ अपनी परीक्षा के लिए ताकि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी पड़े, आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलानी पड़े और आप टाइम से पहुँच जाएँ। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार अभिभावक और अभ्यर्थी सेंटर पर लेट पहुँचते हैं और अक्सर बोलते हैं मैं 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया। तो एक्चुअली लेट का मतलब लेट होता है। यदि हम 1 मिनट वाले बच्चे को अलाउ करेंगे तो 2 मिनट वाले बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे तो परेशान होगा। 2 को करेंगे तो 3 मिनट वाले को अलाउ नहीं कर पाएँगे। तो उसका कोई अंत नहीं है। अब 5 मिनट अलाउ करेंगे तो फिर छठा मिनट वाला बच्चा बोलेगा सर मुझे भी अलाउ करो, मैं तो 1 मिनट ही लेट हूँ ज़्यादा। तो इसलिए हमको कोई एक सीमा लगानी पड़ती है और ये जब तक नहीं लगाएँगे तब तक एक पेपर लीक की जो एक समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। उससे बचाव करने के लिए लगाया गया है। इस बात को सभी समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार से कोई भी परीक्षा इतना लेट नहीं होगा और पहले से पहले पहुँचे। अक्सर अभ्यर्थी बोलते हैं, "सर हमको जगह नहीं मिली, सेंटर नहीं मिला, लोकेशन पता नहीं पड़ी।" इसके लिए आप खुद ज़िम्मेवार हैं। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पहले से पता लगा लें आपका सेंटर कहाँ पर है और जाकर देख लें, जैसा भी उचित समझें। लेकिन आप लेट ना पहुँचे और गाड़ी तेज़ ना चलाएँ ताकि आप एक्सीडेंट से बचें और मैं जो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से ऐसा हमको कोई भी प्रकरण नहीं होगा जब बच्चे लेट हो रहे होंगे या कोई एक्सीडेंट होगा। सर सीईटी 12th लेवल के आवेदन की अंतिम तिथि कब है और परीक्षा भी अगले महीने में है, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या इसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी? इसको लेकर क्या? मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूँगा सभी युवाओं से कि वो सीईटी सीनियर सेकेंडरी जो कि परीक्षा 22, 23 और 24 अक्टूबर को है, उसमें अपना फॉर्म जल्दी से भर दें। लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज और कल के अंदर 2 से 3 लाख फॉर्म और भरे जाएँगे। कल उसकी लास्ट डेट है, मध्य रात्रि तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको सब फॉर्म भर दें। फॉर्म को लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारे पास हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। परीक्षा में 18 लाख बच्चों की तैयारी करना आसान नहीं होता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें, कल का वेट नहीं करें, आज ही फॉर्म भरें और इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा।